वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए थे रिगार्डिंग लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर वाला हम कर चुके थे, और उसके बाद लॉस ऑफ गुड्स थ्रू चैरिटी, थ्रू फ्री सैम्पल्स और एक और थ्रू ड्राइंग्स था। ये तीनों कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली थी एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वाज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका रिलेटेड एडजस्टमेंट एंड मैनेजर्स कमीशन का भी एडजस्टमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखा है। सो इन टुडेज लेक्चर we will move forward and today we will discuss the adjustment related to capital expenditure and revenue expenditure. By now I assume कि आपको पता होगा कि capital और revenue expenditure क्या होते हैं. So let's just brush it up quickly. Capital expenditures वो expenditures होते हैं जो हम खर्चा तो करते हैं जिन चीज़ों पे, लेकिन उनका जो बेनिफिट होता है वो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक मिलता रहता है। मींस करेंट अकाउंटिंग ईयर में ही वो बेनिफिट एग्जॉस्ट नहीं होता, वो बेनिफिट हमें आगे 4 सालों तक, 5 सालों तक, 10-12 सालों तक उनका बेनिफिट हमें मिलता रहता है। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में इनकर कंपनी नहीं करती, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जस्ट ऑपोजिट होता है। मींस डे टू डे एक्टिविटीज में अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस कंपनी इनकर करती है उन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर्स का जो बेनिफिट होता है वो यूजुअली करेंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिलके एग्जॉस्ट हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता या उसे हम आगे यूज नहीं कर सकते। सो very good examples of revenue expenditures can be all the selling and distribution expenses, all the indirect expenses जो हमने PR account में discuss किए थे, means office and administration expenses, selling and distribution expenses and miscellaneous expenses. clear? जैसे depreciation आपने provide कर दिया, सैलरीज दे दी, रेंट दे दिया, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं जो जिनका जो बेनिफिट होता है वो एक ही अकाउंटिंग ईयर में या करेंट अकाउंटिंग ईयर में मिलता है और फिर खत्म हो जाता है। वेरएस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो ओवर द टाइम पीरियड काफ़ी साल तक हमें मिलता रहता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल हो सकते हैं कि व्हेन वी एक्वायर कैपिटल एसेट्स, या तो हम लैंड या बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, या मशीनरी प्लांट परचेज कर रहे हो, क्लियर, टूल्स परचेज कर रहे हो, व्हीकल्स परचेज कर रहे हो, फर्नीचर हमने परचेज किया। तो जब हम ऐसे फिक्स्ड एसेट्स की परचेजिंग करते हैं और अपना मनी इनको खरीदने में स्पेंड करते हैं तो सच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया? और क्या हो सकता है? और कुछ जैसे कि जब हमने ये फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर किया या फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा, अब उसके लिए जो हमने वेजेस पे करे, दोज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज एक्सपेंसेस हमने पे करे दोज आल्सो कम अंडर दिस थिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? या हमने किसी मशीनरी को अपग्रेड किया, ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन और इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस या ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, तो हमने उसको अपग्रेड कर दिया ताकि वो और अच्छे से काम करे। क्लियर? तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी और अपग्रेडेशन चार्जेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम एसेट्स पे करते हैं। और जब हम नए कंपनी को जब या नए बिजनेस को हम स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर करते हैं तो उस एक्सपेंसेस ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमें लाइसेंस चाहिए होता है, अगर आप कोई लिकर का बिजनेस कर रहे हैं या पेट्रोलियम बिजनेस कर रहे हैं, मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं, तो फॉर ऑल दीज बिजनेसेस यू नीड टू एक्वायर द लाइसेंस टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर? तो अब ये जो दो टाइप के हमारे एक्सपेंडिचर हैं, कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक हो जाती है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल ट्रीट कर लेते हैं। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि हमें एसेट्स में इंक्लूड करनी होती है वो हम गलती से एसेट्स में इंक्लूड ना करके उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करके और फिर हम एंट्रीज कर लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हमारे जो फर्दर एडजस्टमेंट्स हैं अब फाइनल अकाउंट्स में वो इनसे रिलेटेड हैं कि व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली ये तीन कंडीशंस हैं हमारे पास। सपोज कि हमने कोई वेजेस पे करी इंस्टॉलेशन के लिए और ये हमने गलती से वेजेस अकाउंट में डाल दिया। अब न्यू एसेट
की इंस्टॉलेशन की बात आती है, तो इंस्टॉलेशन अगर हम न्यू एसेट का कर रहे हैं, उस पे हम वेजेस पे कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर। लेकिन हमने गलती क्या कर दी, हमने उसको वेजेस में गलती से इंक्लूड कर लिया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो गलती से अगर वेजेस में हमने इंक्लूड कर लिया इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, तो अब हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको हमें रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, अब वेजेस में हमने वो अमाउंट इंक्लूड कर दी जो हमने इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी के लिए दी थी। क्लियर? तो वेजेस में वो अमाउंट इंक्लूडेड है, सपोज 10,000 हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए न्यू मशीनरी के, तो वेजेस में वो इंक्लूड है, तो वेजेस से हम इसे लेस कर देंगे, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है? तो वेजेस का जो भी अमाउंट होगा, सपोज वेजेस का 50,000 है, और हमारे हमने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस न्यू मशीनरी पे करे वो हमने करे 10,000, तो जिसको कि हमने वेजेस में इंक्लूड कर दिया था। तो अब फाइनली हमारा, अब 50 में से 10 हम लेस कर देंगे, तो फाइनली हमारी वेजेस आ गई 40,000 की। तो हमें ऐसे कुछ एडजस्टमेंट दिखाना है कि अगर वेजेस में इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूडेड हैं न्यू मशीनरी के, तो वेजेस से हमें वो डिडक्ट करने पड़ेंगे। और ये वाले जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, अब न्यू मशीनरी में सपोज हमने फर्नीचर खरीदा था, ठीक है, फर्नीचर हमने खरीदा था 90,000 का। क्लियर? अब हमने इसको इंस्टॉल करने के लिए जो चार्जेस दिए थे वो थे 10,000, तो अब हम इसको 10,000 इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हमारी फर्नीचर की पूरी पूरी नई कॉस्ट क्या आ गई, 1,00,000 रुपीज। क्लियर? तो जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे एसेट पे, उसको हमें एसेट की वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और फिर फाइनल एसेट की वैल्यू वहां से निकल के आएगी। ओके? तो ये दो आपको चीजें समझ में आई कि एक बार तो वेजेस में जो हमने इंक्लूड कर लिया, उसमें हम वेजेस से वो इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस करेंगे, और ये एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। वाई? बिकॉज वेजेस ट्रेडिंग में हम शो करते हैं। एंड सेकेंडली, कोई भी नई न्यू मशीन है, सपोज यहाँ लिखा हुआ है इट इज न्यू मशीन, तो अगर मशीन हमने परचेज की 90,000 की, तो उसमें हमने वेजेस ऐड कर दिए, तो अब टोटल कॉस्ट मशीन की कितनी आ गई है, न्यू कॉस्ट 1,00,000। तो ऑब्वियसली मशीन का जो एडजस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड होगा, बिकॉज ऑल एसेट्स आर शोन ऑन दी एसेट साइड इन दी बैलेंस शीट। ये आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दूसरी गलती क्या हो सकती है कि जब हमने गुड्स परचेज करे कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ बिल्डिंग वर डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब हम बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, और उसके लिए हमने कुछ गुड्स को परचेज करा। क्लियर? तो वो बिल्डिंग अकाउंट में दिखाना चाहिए, या बिल्डिंग अकाउंट से या बिल्डिंग से उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन गलती से वो हमने परचेजेस में डेबिट कर दिया। क्लियर? अब परचेजेस में अगर डेबिट करें, तो परचेजेस से हमें पहले ये अमाउंट हटाना पड़ेगा। क्लियर? तो क्योंकि परचेजेस हम लिखते हैं हमेशा ट्रेडिंग में, ठीक है, सपोज परचेजेस थी 1,00,000 की। अब हमने गुड्स जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए परचेज किए वो थे सपोज 20,000, तो हम 20,000 यहाँ से लेस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 80,000 की परचेजेस। यहाँ पे आप दिखा सकते हो गुड्स wrongly debited to purchases account, गुड्स रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट 20,000, और फाइनल परचेज की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट विल बी 80,000। मीन्स गलती से जो हमने परचेजेस अकाउंट में ये वाले गुड्स डाल दिए थे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज हुए, तो उसको हम परचेजेस में से लेस कर देंगे, और ये एडजस्टमेंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। एंड फाइनली बिल्डिंग, जब हम बिल्डिंग की फाइनल वैल्यू दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए ही ये गुड्स लाए थे, तो हमारा जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है या बिल्डिंग की ओवरऑल जो अब वैल्यू निकल के आएगी, वो हमसे कोई पूछेगा तो उस बिल्डिंग की वैल्यू में हम 20,000 और एक्स्ट्रा शो करेंगे। तो सपोज अगर बिल्डिंग की वैल्यू थी आपकी, बिल्डिंग की वैल्यू अगर आपकी थी 5,00,000, ठीक है, तो आप 20,000 भी शो करने हैं उसमें, क्योंकि ये गुड्स इसी के लिए लिए थे हमने, प्लस गुड्स परचेज्ड फॉर बिल्डिंग
तो ये हो गया 20,000। तो अब बिल्डिंग की फाइनल वैल्यू आ गई 5,20,000। क्लियर, अंडरस्टूड, ये क्लियर हो गया आपको। तो दूसरा एडजस्टमेंट भी हमने समझ लिया कि अगर गलती से कोई एसेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, और वो अमाउंट या गुड्स हमने उसके लिए जो परचेज करे वो परचेजेस में डेबिट कर दिया, परचेज में इंक्लूड कर दिया, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। एंड द थर्ड इज अमाउंट स्पेंड फॉर द इरेक्शन ऑफ साइकिल शेड वर इंक्लूडेड इन रिपेयर्स। अब आप साइकिल शेड को इरेक्ट कर रहे हो या उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो साइकिल शेड भी एक तरीके का आपकी बिल्डिंग हो गई, क्योंकि और ये फिक्स्ड एसेट हो गया। क्लियर, तो फिक्स्ड एसेट को जब आप बना रहे हो इन द फॉर्म ऑफ साइकिल शेड, तो आपने जो भी उस पे अमाउंट स्पेंड किया वो गलती से रिपेयर्स में डाल दिया या रिपेयर्स में इंक्लूड कर दिया। क्लियर, था तो ये कैपिटल नेचर का, लेकिन क्योंकि रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर के, हमें लगा कि शायद रिपेयरिंग रेवेन्यू नेचर की हो रही है इस केस में, तो हमने उसको रेवेन्यू रिपेयर्स में ऐड कर दिया। क्लियर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिपेयर से, क्योंकि रिपेयर्स, सपोज रिपेयर्स हमने किए 50,000 के और 20,000 हमने अमाउंट स्पेंड करी जब हम साइकिल शेड का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, इस पे हमने 20,000 और एक्सपेंडिचर किया साइकिल शेड पे, तो गलती से रिपेयर्स में हो गया, तो अब रिपेयर्स से हम लेस कर देंगे कितने के, 20,000 के, तो ये आ गया 30,000। इसमें हम लिखेंगे अमाउंट wrongly included in repairs, अमाउंट रॉन्गली इंक्लूडेड इन रिपेयर्स 20,000। तो फाइनली अब रिपेयर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30,000, और ये एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे ऑन द डेबिट साइड। वाई, बिकॉज रिपेयर्स एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंस है। क्लियर, और फाइनली जब हम साइकिल शेड की ओवरऑल फाइनल वैल्यू दिखाएंगे आखिरी में बैलेंस शीट में, सपोज साइकिल शेड की फाइनल वैल्यू आपकी निकल के आई 2 lakhs, तो इसमें अब हमने जो इसका अमाउंट स्पेंड किया था ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या इरेक्शन वो था 20,000, तो अब हम इसमें फाइनल 20,000 भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम फाइनल, अब जो भी अमाउंट किसी को बताओगे कि भाई ये आपका कितना खर्चा हुआ है इरेक्शन ऑफ साइकिल शेड में, तो हम 2 lakhs ना बोल के बोलेंगे 2,20,000। तो ये बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट होगा आखिरी में। वाई, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड एसेट एंड इट इज ऑलवेज शोन ऑन द एसेट साइड इन द बैलेंस शीट। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये 3 कंडीशंस हैं बेसिकली, ऐसे ही कुछ कंडीशंस एडजस्टमेंट में फाइनल अकाउंट्स में पूछ लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो 2 तरीके के एडजस्टमेंट्स हैं। एक तो है गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब हमने कुछ गुड्स को सेल ऑफ कर दिया, क्लियर, और उन्हें डिस्पैच भी कर दिया अपने फैक्ट्री प्रेमाइसिस से या अपने बिजनेस प्रेमाइसिस से, हमने उसे डिस्पैच कर दिया, लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, हम उसे रिकॉर्ड करना भूल गए। क्लियर, तो सेल्स तो हो गए, गुड्स डिस्पैच भी हो गए, लेकिन उनकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज सच नहीं हो पाया, क्योंकि ये एंट्री रिकॉर्ड ही, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अब गुड्स सोल्ड, अगर हमने गुड्स सेल करे सपोज 1 लाख के, क्लियर, 1 लाख के गुड्स अगर हमने सेल करे, तो हम जो ट्रेडिंग में बाय सेल्स दिखाते हैं, ठीक है, सपोज योर सेल्स इज 5 लाख, जो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। क्लियर, अब गुड्स सोल्ड, हमने सेल तो करे 1 लाख के गुड्स, लेकिन हमने उसकी कोई एंट्री नहीं दिखाई, तो हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब कितने के गुड्स हमने एंट्री नहीं करी, 1 लाख के, तो फाइनल हमारी सेल्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6 लाख। क्लियर, ये आपको शो करना पड़ेगा कि सेल की फाइनल वैल्यू ट्रायल बैलेंस में तो 5 लाख है, लेकिन हमने 1 लाख के गुड्स भी सेल ऑफ करे पर उसकी कोई एंट्री हम नहीं कर पाए, ओमिशन हो गया, एरर हो गया, तो हमने वो फाइनली सेल्स में इसको ऐड कर दिया, तो ये सेल्स में ऐड हो जाएगा। क्लियर, और यही गुड्स अब अगर हमने 1 लाख के गुड्स सेल कर दिए और उसकी कोई एंट्री नहीं बनी, दैट मीन्स हम ये गुड्स जिनको भी सेल कर रहे हैं वो हमारे डेटर्स हो गए। क्लियर, हम ये अज्यूम करके चलते हैं हमने कैश सेल्स नहीं करी, ये क्रेडिट सेल्स है। क्लियर, तो अगर क्रेडिट सेल्स हैं तो एक तो सेल्स की अमाउंट भी 1 लाख से बढ़ गई, दूसरी तरफ हमारे डेटर्स भी तो इंक्रीज हो गए। अब हमें 1 लाख
अगलों से पैसा लेना भी है, सो हमारे डेटर्स भी 1 लाख से इंक्रीज हो गए। तो अगर ट्रायल बैलेंस में डेटर्स की वैल्यू आपको दे रखी है सपोज 50,000, क्लियर, तो अब बैलेंस शीट में आप डेटर्स का एडजस्टमेंट करेंगे, तो आप डेटर्स की वैल्यू में आप ऐड सेल्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, क्लियर। अब आपने सेल्स करी 1 लाख की, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब फाइनली हम जो हमारे 50,000 के डेटर्स थे उसमें हम 1 लाख बढ़ा देंगे, तो हमारे अब डेटर्स आ गए 1,50,000। तो मतलब सेल की वैल्यू भी या सेल का अमाउंट 1 लाख से इंक्रीज हो गया। ऑन दी अदर हैंड डेटर्स का अमाउंट भी या डेटर्स की जो फाइनल वैल्यू थी बैलेंस शीट में वो भी 1 लाख से इंक्रीज हो गई। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दो जगह एडजस्टमेंट होगा, एक तो होगा ट्रेडिंग अकाउंट में एंड फाइनली इट विल बी ऑन इन दी बैलेंस शीट, और दोनों जगह ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। It says goods purchased and included into stock but omitted to be recorded। अब हमने कुछ यहाँ पे हम कुछ सेल कर रहे थे, यहाँ हम कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो जो भी गुड्स परचेज कर रहे हैं हमने उसको स्टॉक में भी इंक्लूड कर लिया, क्लियर, लेकिन इसको भी हमने रिकॉर्ड नहीं करा। तो फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम 2 परचेजेस लिखते हैं, सपोज परचेजेस आपके 1 लाख के हैं और आपने फर्दर कुछ गुड्स 20,000 के परचेज कर दिए, ठीक है, गुड्स परचेज omitted to be recorded, ठीक है, कितना 20,000 के गुड्स परचेज किए थे, लेकिन हम इनको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हम इसे परचेजेस में ऐड कर देंगे। तो अब हमारे फाइनल परचेजेस कितने आ गए 1,20,000, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम सेल कर रहे थे तो हमारे डेटर्स भी फाइनली इंक्रीज हो गए थे क्योंकि क्रेडिट सेल्स थी, यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि क्रेडिट परचेजेस हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमने 20,000 के गुड्स के कुछ गुड्स अगर क्रेडिट पे परचेज करे दैट मीन्स हमारे उतने अमाउंट से क्रेडिटर्स भी तो बढ़ जाएंगे। अब हमें 20,000 पैसे इन कैश क्रेडिटर्स को वापस करने हैं, क्लियर। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी विद द सेम अमाउंट। सपोज 30,000 के आपके क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और ये लाइबिलिटी साइड होगा, ये एसेट साइड होगा एडजस्टमेंट, बिकॉज यू ऑल नो डेटर्स एसेट साइड आते हैं और ये होगा हमारा लाइबिलिटी साइड, क्लियर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, गुड्स परचेज्ड ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, क्लियर। कितने के थे हमारे 20,000 के गुड्स थे, तो अब हमारे क्रेडिटर्स कितने से बढ़ गए 50,000, तो ये हम बैलेंस शीट में फाइनल एडजस्टमेंट 50,000 का लायबिलिटी साइड शो करेंगे, क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये दोनों एडजस्टमेंट है, ये भी अक्सर आ जाता है एग्जाम्स में एंड आई डोंट थिंक सो ये बहुत कठिन है, इसको आपको याद करना होगा बाय लॉजिक, यू कैन अप्लाई द रीजंस एंड लॉजिक और आपको ये आसान लगेगा, क्लियर। तो ये दोनों जगह मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दिए दोनों कंडीशन में एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो हम ये सारे ही एडजस्टमेंट कर चुके हैं, अब डिस्कस एक लास्ट एडजस्टमेंट और देख लेते हैं। ओके, सो लास्ट एडजस्टमेंट इस चैप्टर का है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, क्लियर। अब कभी कभी क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो अपने गुड्स को सेल कर देती है अप्रूवल बेसिस पे या रिटर्न बेसिस पे, क्लियर। तो हमने अगर कुछ गुड्स किसी कस्टमर को रिटर्न बेसिस पे सेल करे, मतलब कि वो गुड्स फाइनली वो कस्टमर अपने साथ ले गया। अब रिटर्न बेसिस का मतलब है कि अगर उसको गुड्स अच्छे लगेंगे, इफ ही लाइक्स द गुड्स या प्रोडक्ट ही विल कीप इट, अदरवाइज ही विल रिटर्न इट, क्लियर। इसको हम रिटर्न बेसिस भी इसलिए बोलते हैं कि अगर उसको पसंद आएंगे तो वो रख लेगा, नहीं आएंगे तो नहीं रखेगा। और हम इन गुड्स के प्राइस को सेल्स तब तक कंसिडर नहीं करते जब तक कि हमें कस्टमर की कंसेंट नहीं मिल जाती, क्लियर। अगर हमने गुड्स सेल कर दिए
और वहां पे फाइनली कस्टमर को पसंद आया यानी डिसाइड्स टू कीप इट, और उसने अपनी फाइनल कंसेंट दे दी कि अब मुझे ये समझ आ गए हैं और मैं इसको रखूंगा और इसकी पेमेंट मैं आपको कर दूंगा। तो अगर तो हमें कस्टमर से कंसेंट मिल जाती है तो ही हम, सपोज हमने 1 लाख के गुड सेल कर दिए रिटर्न बेसिस पे, क्लियर। अब वो जब उसने कंसेंट हमें भेज दी तो हमने फाइनली अपने बुक्स में क्या करा, उसको सेल्स की वैल्यू में इंक्लूड कर लिया या सेल्स 1 लाख से और इंक्रीज कर दिए, तभी हम उन्हें सेल्स कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वो वापस हमारे स्टॉक में आ जाएगा, जो बिजनेस का स्टॉक था प्रोडक्ट्स का वो हम उसमें उसको ऐड कर लेंगे, क्लियर। तो इसको अब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लेते हैं। सपोज हमने 50,000 के गुड्स रिटर्न बेसिस पे सेल कर दिए, ठीक है, या अप्रूवल बेसिस वन एंड द सेम थिंग, क्लियर। 50,000 के गुड्स हमने सेल कर दिए, ओके। और अब इसमें जो एडजस्टमेंट है वो ऐसा आ सकता है कि ये गलती से थे तो अप्रूवल बेसिस वाले सेल, लेकिन गलती से हमने इनको सेल्स में अपने कंसिडर कर लिया, मींस ये एक्चुअल सेल्स नहीं थे, ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस वाले सेल थे। और मैंने बताया जब तक ये सेल्स को हम फाइनल अमाउंट की सेल्स में कंसिडर नहीं करते, जब तक कि हमें कस्टमर का कंसेंट नहीं मिल जाता। तो इस केस में हमें नहीं मिला और हमने पहले ही उसको सेल्स में इंक्लूड कर लिया। तो पहला एडजस्टमेंट तो होगा कि अगर ये सेल्स, अगर ये वैल्यू आपकी सेल्स में इंक्लूड है, सपोज 1 लाख की सेल्स है और हमने गलती से रिटर्न बेसिस वाली सेल्स को सेल्स में इंक्लूड कर लिया, तो इसको हम लेस कर देंगे, ये बाय सेल्स होगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा, क्रेडिट साइड में एडजस्टमेंट जाएगी इसकी, क्लियर। सो लेस गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस कितने थे, 50,000। तो अब हमारी सेल फाइनली कितनी आ गई, ओरिजिनल 50,000 की, क्योंकि गलती से हमने अप्रूवल बेसिस वाले सेल को इसमें इंक्लूड कर लिया था। तो एक एडजस्टमेंट तो सेल्स पे ये हो गई, ठीक है। अब अगर हमारी 50,000 के की जो सेल अप्रूवल बेसिस वाली सेल थी वो हमने गलती से सेल्स में इंक्लूड कर ली, तो डेटर्स भी हमने कहीं ना कहीं 50,000 से इंक्रीज कर लिए होंगे, बिकॉज ये तो हमने इनिशियली सेल्स में इंक्लूड करी थी। सो ऑब्वियसली डेटर्स, द फाइनल अमाउंट ऑफ डेटर्स would be shown at an increased amount of rupees 50,000। अब हमें इसे करेक्ट करना है, क्लियर, क्योंकि ये अप्रूवल बेसिस वाले सेल्स से तो डेटर्स हमारे अब इंक्रीज नहीं होंगे। सो फाइनली डेटर्स की अमाउंट से, सपोज 80,000 के आपके डेटर्स थे, अब उस डेटर्स की अमाउंट से हमें गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस कितने थे, 50,000, तो ये हो गया हमारा 30,000। अब फाइनल जो डेटर्स हमारे निकल के आएंगे वो होंगे 30,000 के, क्लियर। तो ये दोनों एडजस्टमेंट आपको, एक एडजस्टमेंट ट्रेडिंग साइड जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरी जाएगी बैलेंस शीट में डेटर्स की तरफ, क्लियर। अच्छा, अब क्योंकि हम इन गुड्स को सेल्स के फॉर्म में कंसिडर नहीं कर रहे या गुड सोल्ड में हम इसे इंक्लूड नहीं कर रहे, तो अब ये कहाँ इंक्लूड होंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऑब्वियसली स्टॉक में इंक्लूड होंगे, क्लियर। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया होगा उस क्लोजिंग स्टॉक में हम फाइनली इन गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो ऐड कर देंगे, या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इन गुड्स की कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर। ये ध्यान में रखना है हमें, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि सपोज अब ये गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस जो हमारा, अब ये स्टॉक में आ गए, तो दूसरा एडजस्टमेंट इसमें होगा, एक तो हो गया सेल्स से, एक हो गया डेटर्स से, तीसरा एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक में होगा, क्लियर। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट होगी, सपोज आपकी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक में 1 लाख दे रखी है, ठीक है, ये आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का 1 लाख। अब कुछ गुड्स हमने सेल करे अप्रूवल बेसिस पे, अब जो फाइनल वैल्यू है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाले गुड्स, अब ये क्योंकि सेल्स में तो हमने इंक्लूड नहीं करे, सेल्स से हमने लेस कर दिया फाइनल, तो फाइनली अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, या ये वाले गुड्स कहाँ जाएंगे, ये आएंगे क्लोजिंग स्टॉक में, क्लियर। तो जो भी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है एडजस्टमेंट में, उसमें सपोज क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस was 20,000, ठीक है।
अप्रूवल बेसिस पे हमने कुछ गुड्स सेल करे, कितने के? 50,000 के, जिनकी कॉस्ट प्राइस थी 20,000। ये क्लियर हो गया? ओके, दिस इज क्लियर। सो ऐसे ही कुछ एडजस्टमेंट आपका सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे आ सकता है। मींस इसमें एडजस्टमेंट में दो वैल्यूज दी होंगी, एक तो हो गई ये 50,000 वाली वैल्यू, क्लियर, और एक हो गई इन गुड्स की कॉस्ट प्राइस। तो जो इन गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो एडजस्टमेंट जाएगी क्लोजिंग स्टॉक में। तो अब फाइनली क्लोजिंग स्टॉक हमारा इंक्रीज होके हम दिखाएंगे उसे, उसकी वैल्यू विल बी शोन एट द इंक्रीज प्राइस बाय द कॉस्ट प्राइस ऑफ सच गुड सोल्ड, दैट इज 20,000। तो अब क्लोजिंग स्टॉक, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड दिखाते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसमें हम इन 1 लाख तो हमारी थी प्लस 20,000, तो अब ये हो गया 1,20,000। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1 लाख में 50,000 ऐड मत कर देना, क्लियर? ये हमने सेल से हटानी है और डेटर्स से हटानी है। क्लोजिंग स्टॉक से जो वैल्यू इंक्लूड होगी वो होगी इसकी कॉस्ट प्राइस, क्लियर, कि इतने गुड्स की कॉस्ट प्राइस क्या थी, और वही कॉस्ट प्राइस से हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज वैल्यू से शो करेंगे, ठीक है? तो अब क्लोजिंग स्टॉक की फाइनल इंक्रीज वैल्यू हो गई 1,20,000। तो अब आप 1 लाख ना शो करके 1,20,000 शो करोगे, और यहाँ बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम इसको 1,20,000 पे शो करेंगे, क्लियर? आई होप सो आपको ये सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाला एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और अक्सर ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। एक जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर ये वाला एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आता है और आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना हो या डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करना हो उसका प्रोविजन, क्लियर, तो भी पहले हम डेटर्स से एडजस्टमेंट करेंगे और फिर फाइनली जो हमारे डेटर्स निकल के आएंगे उस पे हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, क्लियर? तो 80,000 पे अब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करेंगे 30,000 पे। वाई? क्योंकि इतने के जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पे सेल ऑफ हुए वो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिए, ओके? तो अब जो फाइनल रिजल्टेंट डेटर्स की वैल्यू आई है उन्हीं पे प्रोविजन क्रिएट होगा। सो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर आप इस बात पे गौर करो, सो द थिंग टू नोटिस इज दैट कि इनडायरेक्टली एक एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आ रहा है ऑन द डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज ऑलवेज शोन इन द पीएल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, क्लियर? तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स तो ये हो गए, एक क्लोजिंग स्टॉक का और एक सेल्स का और डेटर्स का। ये तो क्लियर एडजस्टमेंट्स हैं, ये आपको दिखाने हैं, ओके? लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में अब यहाँ पे डेटर्स से एडजस्टमेंट हो रहा है, फाइनल वैल्यू डेटर्स की यहाँ निकल के आ रही है, और क्वेश्चन में प्रोविजन भी मेंटेन करना है। तो अब जो प्रोविजन आप मेंटेन करेंगे या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो जो आप अब डेटर्स पे आप प्रोविजन मेंटेन करेंगे वो होगा 30,000 पे, क्लियर? तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम ये देखें कि जो प्रोविजन अब हम क्रिएट करेंगे वो 80,000 पे ना करके 30,000 पे क्रिएट करेंगे। सो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये पीएल अकाउंट में भी इसका एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत हम इसको इंक्लूड करेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। ये इस चैप्टर की आखिरी एडजस्टमेंट थी। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दिए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। एंड आई थिंक सो इन द नेक्स्ट अपकमिंग 1 or 2 लेक्चर्स, मोस्ट प्रॉब्ली 2 लेक्चर्स में हमारा ये फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो मोस्ट प्रॉब्ली इन दी अपकमिंग 2 लेक्चर्स हमारा ये टॉपिक भी फिनिश ऑफ हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।